हेलो बच्चों, आज हम लोग जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पादप ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं। जंतु ऊतक भी अपने कार्यों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं जंतु ऊतक। सबसे पहले इसमें है एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक जो होता है वो शरीर के बाहरी हिस्से का जो स्तर होता है, जो लेयर होती है, उसको बनाता है और इसीलिए इसे आवरण ऊतक भी कहा जाता है। जैसे कि खोखले अंगों, मुखगुआ, अमाशय, आंत, श्वास नली, फेफड़े, रक्त नलिकाओं आदि की भीतरी सतह ऐसी ही ऊतक की बनी होती है बच्चों। और देखिए ये चित्र बना हुआ है आपके सामने। इसके बाद हमारा आता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोग मतलब जोड़ना, इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है। और ये विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं, जैसे कि अस्थि और रक्त में। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से यानी एक दूसरे से अंगों को जोड़ते हैं तथा एक ऊतक को दूसरे ऊतक से भी जोड़ते हैं। इस प्रकार ये ऊतकों के जो बीच के स्थान को भी भरते हैं और दृढ़ता प्रदान करने में सहायक होते हैं। और ये संयोजी ऊतक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला अंतराली ऊतक, दूसरा अस्थि तथा उपास्थि और तीसरा रक्त। इसके बाद बच्चों देखते हैं कि अंतराली ऊतक क्या है। ये त्वचा के नीचे पेशियों के बीच बीच में रक्तवाहियां एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए त्वचा के नीचे नीचे वाले जो आपको गोले तो नहीं, लेकिन गोले की तरीके से जो रचनाएं दिख रही है, ये सब क्या है? ये सब अंतराली ऊतक हैं। और अंतराली ऊतक के बाद अस्थि तथा उपास्थि, ये हमारे थे संयोजी ऊतक में। इसमें बच्चों देखिए कि अस्थि, जो अस्थि माने हड्डी, जो सबसे कठोर होती है, हड्डी से ही तो हमारा पूरा शरीर रुका हुआ होता है। इसमें कैल्शियम तथा खनिज लवण भी पाया जाता है, जिससे दृढ़ता आती है और शरीर का ढांचा यानी कंकाल प्रदान करने में एक विशेष योगदान होता है। और जबकि उपास्थि लचीला होता है, जैसे कि बाह्य कर्ण उपास्थि का बना होता है। ये देखिए बच्चों आपके सामने ये कंकाल बना है जो हड्डियों का है, मतलब अस्थि का बना हुआ है। और दूसरी तरफ बाह्य कर्ण है जो उपास्थि का बना हुआ है। आप देख सकते हैं, अपने आप कान को छूकर महसूस कर सकते हैं कि ये मुलायम होता है, लचीला होता है। इसके बाद तीसरा आता है रक्त। ये एक ऐसा ऊतक है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। बाकी सारे ऊतक जो तरल अवस्था में नहीं पाए जाते, अतः इसे तारक संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ये देखिए चित्र आपके सामने है तथा इसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। पहला लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कणिका और तीसरा प्लेटलेट्स इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए बच्चों आता है पेशी ऊतक। सबसे पहला हमारा कौन सा था? एपिथेलियल ऊतक, दूसरा संयोजी और अभी आ गया पेशी ऊतक। पेशी ऊतक में बच्चों हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें पेशी कोशिका कहा जाता है। पेशी कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ही पेशी ऊतक कहते हैं। ये अंगों को गति प्रदान करने में सहायता करते हैं। इनके द्वारा ही अंग घूम पाते हैं, पेशी ऊतक के द्वारा। और पेशी ऊतक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं। सबसे पहला ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी, और दूसरा अनैच्छिक पेशी या अरेखित पेशी ऊतक, और तीसरा इसके बाद हृदय पेशी ऊतक। तो इस प्रकार ये देखते हैं बच्चों कि सबसे पहला हमारा था ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी ऊतक। कुछ पेशियां जिन्हों हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं, यानी हमारे शरीर में होने वाली जो गतियां हैं उनको हमारी इच्छा के अनुसार काम करें, उनकी जब हम चाहें तो वो चले और जब हम चाहें तो रुक जाए। ऐसी पेशियों को बोलते हैं ऐच्छिक पेशियां या रेखित पेशी। जैसे हाथ और पैर की पेशियां, हम जब चाहते हैं अपने हाथों को की उंगलियों को हिलाते दुलाते हैं, जब चाहे हम ना हिलाएं। पैर की पेशियां जब हम चाहते हैं चलते, जब हम चाहें तो ना चलें। और ये हल्के तथा गहरे रंग की एक के बाद एक धारियों की सदृश होती है। बच्चों आपके सामने चित्र है, देखिए पहले वाले चित्र में सब एक साथ दिखाई गई है, बाकी इसमें इसकी काट दिखाई गई है। देखिए सब लाइन से बनी हुई है, एक के बाद एक रेखाएं या धारियां आपको दिखाई दे रही है। और ये काफी मजबूत होती हैं और कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं, आपकी ऐच्छिक पेशियां, जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार उनकी गति को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आता है बच्चों अनैच्छिक पेशी या अरेखित पेशी ऊतक। ये ऐसी पेशियां होती हैं जैसे कि आहार नाल में भोजन का खिसकना
या रक्त नलिका का प्रसार अथवा संकुचन जैसी गति ऐच्छिक नहीं है। इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करा सकते, क्योंकि इन्हें ना हम प्रारंभ कर सकते हैं और ना बंद कर सकते हैं। हम भोजन करते हैं, करना तो हमारी इच्छा के अनुसार, हमने मुंह में खाना डाल लिया, इसके बाद वो कैसे जा रहा है अंदर, कैसे उसका पाचन हो रहा है, कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, उनको ना हम बंद कर सकते हैं ना हम चला सकते हैं। इसलिए ये अनैच्छिक यानी हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करती हैं, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है या अरेखित पेशियां कहते हैं। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो लंबी और सिरा नुकीला, देखिए आपके सामने चित्र है बच्चों, पहले वाले चित्र में देखिए लंबी भी है और इनका सिरा भी नुकीला है। तो ये हमारी अनैच्छिक पेशियां हो गई या अरेखित पेशी होगी, जो हमारे मन के अनुसार गति नहीं करती, उनकी गति को ना प्रारंभ कर सकते और ना बंद कर सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों हृदय पेशी ऊतक। हृदय पेशियां जो होती है वो जीवन भर काम करती है। हम जानते हैं कि हृदय की धड़कन चलती रहती है, जब तक चलती रहती है हम कहते हैं मनुष्य जिंदा, जैसे बंद हो जाती है तो हम कहते हैं अब वो नहीं रहा। यानी हृदय की पेशियां जीवन भर, जितना हमारा जीवन है, जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन फैलती है और संकुचित होती है, और इनकी जो बनावट होती है वो रेखित पेशी की तरह मजबूत और कार्य अरेखित पेशी के समान होता है। मतलब हमारी इच्छा से नहीं होगा, इनका जो बनावट है वो तो रेखित पेशी की तरह है, लेकिन कार्य ये अरेखित पेशी की तरह करेंगे, यानी इनको ना बंद कर सकते हैं और ना प्रारंभ कर सकते हैं। इनका देखिए बच्चों, ये आपके सामने हृदय का चित्र बना हुआ है और इसके इधर देखिए इसका अंदर का संरचना दिखाई गई, कैसे पेशियां बनी हुई है। सब रेखित पेशियों की तरह मजबूत हैं और अरेखित पेशियों के समान ये अपना कार्य करती हैं। इसके बाद ये देखिए बच्चों, आ गया आपका तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक का हमारे शरीर में बहुत ज्यादा महत्व है। विभिन्न प्रकार के जो उद्दीपन होते हैं वो शरीर को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का, जैसे हम देखते हैं कि हमारा पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे में भी अगर जरा सी चोट लग जाती है या कोई गर्म चीज से छू जाती है या कुछ भी हो जाता है तो वो तुरंत हमारे सूचना हमारे दिमाग तक चली जाती है, कैसे हम अपना पैर हटा लेते हैं। उसी प्रकार हाथ अगर गर्म पानी में चला जाता है तो कैसे हम उसको गर्म पानी से तुरंत कुछ करे बिना अपने आप ही हाथ हट जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो उद्दीपन होते हैं वो एक भाग से दूसरे भाग में जो पहुंचते हैं वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही पहुंचते हैं, और शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय भी यही स्थापित करते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। बच्चों देखिए आपके सामने नीचे एक न्यूरॉन का चित्र बना हुआ है, और इस न्यूरॉन में कौन कौन से भाग होते हैं इसको ध्यान से देखिए चित्र में। प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग तंत्रिका काय होता है। ये देखिए आपके सामने बना हुआ है तंत्रिका काय। तंत्रिका से अनेक धागे जैसी रचनाएं निकलती हैं जिन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। ऊपर की तरफ देखिए बच्चों कि धागे सदृश रचना निकली हुई है, हाँ इसे डेंड्रॉन बोलते हैं। और तंत्रिका का एक प्रवर्ध मोटा लंबा और छोर, देखिए एक हिस्सा इसका लंबा हो गया है, मोटा हो गया, छोर पर जाने के बाद यानी आखिरी में जाने के बाद इसमें शाखान्वित हो जाता है, यानी देखिए ये भी कई भागों में बट गया है, इसे एक्सॉन बोलते हैं, इस पूरे भाग को एक्सॉन बोलते हैं। और तंत्रिका काय में एक स्पष्ट केंद्रक होता है, आपको केंद्रक दिख रहा है चित्र में। एक कोशिका का एक्सॉन दूसरी कोशिका के डेंड्राइट के संपर्क में रहते हैं। जो नीचे का हिस्सा जो तंत्रिका का अंतिम सिरा जो है वो दूसरे जो तंत्रिका काय है उसके संपर्क में रहता है, यानी डेंड्राइट से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल सा बना होता है, पूरी तरीके से जैसे एक यहाँ पर एक का दिखाया गया उसी तरीके से सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक जाल जैसी रचना बन जाती है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु भी तंत्रिका ऊतकों से बने हुए होते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोगों ने अभी जो ये सारी चीजें पढ़ी और हमें मालूम है कि हमने सारे जंतु ऊतक के जितने भी पार्ट पढ़े, जितने भी भाग पढ़े और कौन कौन से हैं। अब आपको इसको अच्छे से तैयार करना है बच्चों। धन्यवाद।